यस, लेट अस कंटिन्यू विद द डिस्कशन ऑन AS10। कल अपन लोगों ने दो चीजें देखी थी कि अगर एसेट के बदले अगर आप एसेट एक्सचेंज कर रहे हो, एसेट के बदले अगर आप एसेट एक्सचेंज कर रहे हो और ट्रांजैक्शन के अंदर अगर कमर्शियल सब्सटेंस अगर है, तो आपको जो नया एसेट आपकी बुक्स के अंदर जो आने वाला है उसको किसके ऊपर लेने का है? फेयर वैल्यू के ऊपर। उसकी जो फेयर वैल्यू रहेंगी उसके ऊपर अपन लोगों को लेने का है। अगर आप एसेट के बदले एसेट एक्सचेंज कर रहे होंगे और ट्रांजैक्शन के अंदर कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, मतलब एक्सचेंज ऑफ द एसेट दैट लैक्स द कमर्शियल सब्सटेंस, तो आपको कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप के ऊपर नए एसेट को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, दोनों इलस्ट्रेशन है। पहले अपन देखेंगे एक्सचेंज ऑफ द एसेट दैट लैक्स द कमर्शियल सब्सटेंस, इसको अपन लोग देख लेंगे पहले। ठीक है, एंटिटी ए exchanges car A with a book value of 13 lakh and a fair value of 13,25,000 for a cash of 15,000 in car Y। मतलब क्या हो गया, मैं कार दे रहा, ठीक है, कार के बदले मुझे क्या मिल रहा? एक कार मिल रही प्लस कैश भी मिल रहा है। कैश भी मिल रहा, कार भी मिल रही, किसके अगेंस्ट? एक कार के बदले। ओके, ट्रांजेक्शन लैक्स द कमर्शियल सब्सटेंस, तो अपने काय के ऊपर करना पड़ेगा? फेयर वैल्यू के ऊपर नहीं, कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप के ऊपर आप लोगों को इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। काय के ऊपर? कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप के ऊपर आप लोगों को उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। The transaction lacks the commercial substance as the company's cash flow are not expected to change as a result of the exchange. It is in the same position as it was before the transaction. What will be the measurement of the cost of the asset? देखो अपने बुक्स में से एसेट कितने का जा रहा बाहर, उसकी कैरिंग वैल्यू क्या है? 13 लाख। लेकिन अपने बुक्स में एक 13 लाख रुपए, सॉरी एक 13 लाख का अपने बुक्स में से एसेट तो जा रहा, ये क्या हो रहा? माइनस हो रहा। लेकिन एक एसेट अपने बुक में ऐड भी हो रहा है। ऐड कितना हो रहा अपने बुक में? 15,000 ऐड हो रहे, 13 लाख रुपए जा रहे। तो अपने बुक्स में से कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप कितना है? 12,85,000 ओनली। समझ में आ रहा? मेरे बुक्स में कितना बाहर जा रहा है? सिर्फ और सिर्फ 12,85,000। कोई लोग बोलेंगे सर मेरे बुक्स में से तो सिर्फ कार ही बाहर जा रही। अरे कार बाहर जा रही, एग्रीड, लेकिन आपकी बुक में क्या आ रहा है? आपके बुक में आ रहा है कैश। समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? तो बात ऐसी है कि आपकी बुक्स में से जो जा रहा है, वो जो जा रहा है उसके अंदर आप लोगों को देखना है कि सिर्फ 12,85,000 ही आप लोगों के बुक्स में से बाहर जा रहा है। आपके बुक्स में से 13 लाख गया होगा लेकिन 15 लाख आया, उसके वजह से नेट आपके बुक में कितना जा रहा है? नेट कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप इज 12,85,000। तो 12,85,000 के ऊपर आप लोग नए एसेट को रिकॉर्ड करेंगे। किसी को इसमें डाउट है? कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप के ऊपर रिकॉर्ड होने वाला है क्योंकि कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है ट्रांजैक्शन के अंदर। समझ में आ रहा है? किसी को इसके अंदर डाउट है? दर्शन पाड़िया? नो सर। कल थे आप दर्शन? नो सर। नहीं थे क्या? कहाँ थे? तो कल कहाँ थे तुम? दर्शन कल कहाँ थे? सर घर पर ही था। फिर भी देखा नहीं लेक्चर? वेरी गुड, वेरी गुड, कीप इट अप। बढ़िया है। फिर तो घर पे रह के अगर आप टाइम पास मोबाइल देख रहे होंगे, लेक्चर नहीं देख रहे होंगे, तो फिर तो बहुत ही बढ़िया है। ओके ठीक है। श्रीहरी आला का लेक्चर मध्ये? श्रीहरी आहे का? नहीं, कुछ लोग तो शायद बहुत ही ज्यादा गायब रहे। क्यों गायब रह रहे क्या पता, जान दो। जो आ रहा है उसका फायदा होने वाला है, जो नहीं आएगा उसका डेफिनेटली नुकसान होके रहेगा, ये मैं लिख के देता गारंटी। जो लोग लेक्चर नहीं अटेंड कर रहे, समझ में आ रहा, उनको लगता है अपन देख लेंगे, कर लेंगे, हो जाएगा। मैं भी देखता हूँ उनका फायदा कैसे हो। समझ में आ रहा है कि जो लोग लेक्चर अटेंड कर रहे हैं उनका डेफिनेटली फायदा होगा। घर पे बैठ के कुछ भी नहीं समझता, घर पे बैठ के समझ के देखो क्या समझ में आता है। AS10 100 पेज दिया भाई, क्या करते हैं आप समझते हैं कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है? इतना इंपॉर्टेंट है ये। जो लोग घर पर बैठ के अगर समझ रहा होगा उनको कि यार हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो देखना ही फिर अब कैसे ग्रुप 1 निकलता है, ग्रुप 2 निकलता है। AS करना बहुत जरूरी है अगर आपको अकाउंट में स्कोर करना है तो। याद रखना, इंडिविजुअली हर पेपर में 40 मार्क की तो रिक्वायरमेंट है, लेकिन ग्रुप भी निकालना पड़ता। 50% से ज्यादा मार्क लेके तो 200 मार्क मिले बगैर ग्रुप निकलता नहीं। तो एक सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। समझ में आ रहा है? थ्योरी का कोई भरोसा नहीं है। कितना भी पढ़ने के बाद में बहुत कम चीजों का भरोसा रहता थ्योरी के अंदर। ये सब्जेक्ट ऐसा है, अकाउंट के अंदर एक बार 80-90 मार्क मिल गए ना तो सब चीजें आराम से लाइन लग जाती, सेटल हो जाती। एक सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग होना, और अकाउंट के अंदर वो आपको स्ट्रांग हो सकता है अगर आपको ग्रुप 1 के अंदर अकाउंट के अंदर देखो 25-30 मार्क के एस आने वाले, ग्रुप 2 में 35 मार्क के एस आने वाले, 60-65 मार्क मिल रहे हैं आपको। 5 मार्क का डेफिनेटली क्वेश्चन AS10 का आके रहेगा।
गारंटी पेपर के ऊपर में स्टैम्प पेपर के ऊपर लिख के देता है, AS10 का क्वेश्चन आता ही है, क्योंकि नया एस है और इंपॉर्टेंट भी है। चलो गोइंग अहेड। कंसिडरेशन रिसीव कंप्राइजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ नॉन मॉनेटरी एंड मॉनेटरी एसेट। मॉनेटरी एसेट और नॉन मॉनेटरी एसेट मतलब क्या? मॉनेटरी एसेट मतलब जो बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाती है, फिर जो कैश ही है, जैसे बैंक हो गया, बैंक बैलेंसेस हो गया, एफडीज हो गया, कैश हो गया, इसको बोलते हैं मॉनेटरी एसेट। जो जल्दी से मॉनेटरी, जो जल्दी से मनी टर्म्स में कन्वर्ट नहीं होते उसको नॉन मॉनेटरी बोलते हैं। ठीक है, नॉन मॉनेटरी मतलब जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, इनको नॉन मॉनेटरी बोलते हैं, जल्दी कैश में कन्वर्ट नहीं होता। मॉनेटरी मतलब कैश। एनटीडीए एक्सचेंजेस लैंड विद बुक वैल्यू ऑफ 10 लाख फॉर कैश ऑफ 20 लाख इन प्लांट एंड मशीनरी ऑफ 25 लाख। मतलब क्या हो गया, अपने यहाँ से क्या जा रहा, अपने यहाँ से जा रहा लैंड, ठीक है, उसके बदले आपको क्या मिल रहा, उसके बदले आपको मिल रहा कैश, उसके बदले आपको क्या मिल रहा, प्लांट एंड मशीनरी। ये दो चीजें मिल रही, मतलब क्या, एक चीज जा रही और दो चीज आ रही है। ठीक है, ट्रांजेक्शन हैज द कमर्शियल सब्सटेंस, ऐसा उन्होंने पहले ही दिए हुआ है। What will be the measurement cost of the asset received? जो एसेट नया एक्वायर्ड है उसके अंदर कैसा करना पड़ेगा, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एक्वायर्ड के ऊपर आप लोगों ने रिकॉर्ड करना चाहिए। समझ में आ रहा क्या? फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एक्वायर्ड, जो प्लांट एंड मशीनरी इसके ऊपर आपने लिखना चाहिए फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एक्वायर्ड। देखो अब यहाँ पे फेयर वैल्यू दी है कि नहीं, लेकिन उन्होंने खुद ही बोलते कि प्लांट एंड मशीनरी वैल्यूड है 25 लाख, तो आपने अज्यूम क्या करना, ये फेयर वैल्यू दी हुई है। समझ में आ रहा, प्लांट एंड मशीनरी आप लोगों को दिख रहा है कि उसका वैल्यू यहाँ पे ऐसा ऐसा है। पहली बात, कितना पैसा मिल रहा है अपने को, 20 लाख प्लस 25 लाख की प्लांट एंड मशीनरी। तो आप लोग कितने पे रिकॉर्ड करेंगे, 45 लाख पे? के नहीं, आप लोग कितने पे रिकॉर्ड करेंगे बताओ तो, कितने, कौन बताएंगे इसको, कौन डिस्कस करेंगे बताओ। पहली बात, कमर्शियल सब्सटेंस अगर है तो फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एक्वायर्ड के ऊपर जनरली आप लोगों ने करना चाहिए। काय के ऊपर जनरली करना चाहिए अगर ट्रांजैक्शन के अंदर कमर्शियल सब्सटेंस है तो? फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एक्वायर्ड। और उसके अंदर कैसा है, दो बातें रहती, एक तो फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एक्वायर्ड या फिर फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप, व्हिचएवर इज मोर क्लियरली एविडेंट। देखो कल की डेफिनेशन अपन लोग रिवाइज करते हैं कि काय के ऊपर अगर कमर्शियल सब्सटेंस अगर है तो आप लोगों ने काय के ऊपर करना चाहिए, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट रिसीव्ड इज more clearly evident than the cost of fair value of asset received, not clearly evident than the cost of fair value asset given up। मतलब क्या हो गया कि फेयर वैल्यू ऑफ एसेट, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप और फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एक्वायर्ड, whichever is more clearly evident। अगर आपको जो एसेट एक्वायर कर रहे हैं उसकी फेयर वैल्यू बहुत साफ साफ दिखाई दे रही होगी तो वो, अगर फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एक्वायर्ड अगर साफ साफ दिखाई नहीं दे रही होंगी तो फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप। समझ में आ रहा क्या? If the transaction is having a commercial substance, एसेट के बदले एसेट हो रहा है, कॉम्बिनेशन के बदले कॉम्बिनेशन, मतलब एक एसेट जा रहा दूसरा एसेट आ रहा, ओके, या फिर दो तीन एसेट आ रहे हैं वहां से, दो तीन एसेट यहाँ से जा रहे, दो तीन एसेट वहां से आ रहे, तो कैसा करने का? अगर ट्रांजेक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस है तो फेयर वैल्यू ऑफ एसेट रिक्वायर्ड और फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप, व्हिचएवर इज मोर क्लियरली, जो ज्यादा साफ साफ दिखाई देता उसके ऊपर आप लोगों ने उसको लेना चाहिए। यहाँ पे क्या हो रहा, देखो क्या हो रहा कि अपन ने एक लैंड को बेच दिया, बुक वैल्यू थी उसकी 10 लाख रुपए, बुक वैल्यू से अपने कोई लेना देना नहीं क्योंकि इसके अंदर कोई इसका मतलब ही नहीं आता। 10 लाख रुपए कैरिंग वैल्यू, बुक वैल्यू का लैंड आपने दिया, उसके बदले आपको करीबन करीबन 45 लाख रुपए का माल मिल रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा मालूम है क्या, कि आपकी जो लैंड थी ना उसका सामने वाले ने वैल्यूएशन 45 लाख रखा है, मतलब आपकी फेयर वैल्यू ऑफ लैंड कितनी हो गई, 45 लाख रुपए। समझ में आ रहा है कि 45 लाख रुपए की आपकी फेयर वैल्यू ऑफ लैंड हो गई, उसमें से आपको 20 लाख रुपए के कैश मिल गए, बचे हुआ 25 लाख के ऊपर आपको मशीनरी वैल्यू करना पड़ेगी। समझ में आ रहा है क्या? तो इसके अंदर क्या हो गया आपका, यहाँ पे फॉर्मूला क्या रहता, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एक्वायर्ड, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एक्वायर्ड। अब यहाँ पे फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एक्वायर्ड कितनी है, 25 लाख, तो आप वैल्यू कितने के ऊपर करेंगे, 25 लाख। समझ में आ रहा, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एक्वायर्ड, दोनों वैसे क्लॉज है, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एक्वायर्ड और फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप, व्हिचएवर इज मोर क्लियरली एविडेंट। मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप कितनी है बताओ, ये एनीबॉडी, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप कितनी है यहाँ पे, कौन बोल पाएगा? 45 लाख। 45 लाख बराबर, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप 45 लाख है, लेकिन बेटा अपने को उसमें से 20 लाख रुपए का तो कैश मिल जा रहा, तो अल्टीमेटली मेरे बुक्स में से कितना गया, 25 लाख रुपए, तो मेरे बुक्स में आएगा कितना, 25 लाख रुपए। समझ में आ रहा है? तो मेरे को यहाँ पे क्या रहेगा, देखो दो बातें,
फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप और फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एक्वायर्ड, व्हिचएवर इज मोर क्लियरली एविडेंट, उसके ऊपर आप लोगों ने करना चाहिए। फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एक्वायर्ड कितनी है क्लियरली आपको दी है वही पहली लाइन में कि प्लांट एंड मशीनरी अपने पास में आ रही जिसकी फेयर वैल्यू 25 लाख है, तो आपने नई वाली प्लांट एंड मशीनरी कितने पे रिकॉर्ड करना चाहिए? 25 लाख रुपए के ऊपर। किसी को इसमें डाउट है कितने के ऊपर मशीनरी आएंगी बुक्स में? 25 लाख पे ही आने वाली है, उसके अलावा तो कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल भी नहीं है। किसी को कोई डाउट है इसमें? बोलो श्रीहरी। ओके ठीक है, तो कमर्शियल सब्सटेंस है इसमें, तो फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एक्वायर्ड के ऊपर अपन लोग एंट्री कर रहे हैं। बुक्स में क्या आएगा मालूम है? 25 लाख की मशीनरी आएंगी, साथ ही साथ आपको 20 लाख का कैश भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। बताओ मेरे को ये ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट हो रहा है नुकसान हो रहा है? बताओ तो प्रॉफिट हो रहा है तो कितने का हो रहा है? ये सनी बड़ी हिमांशु शगानी है ना बैच में, बोलो तो ये ट्रांजैक्शन में कितने का प्रॉफिट हो रहा है? अरे बोलो, है नहीं कि हिमांशु? यस सर। हाँ बोलो, कितने का फायदा हो रहा है ट्रांजैक्शन में अपने को? 35 लाख का। बराबर। कैसे आया 35 लाख? देखो 25 लाख की नवी मशीनरी आ रही, 20 लाख रुपए का तो कैश आ रहा, टोटल माल कितने का आ रहा बुक्स में? 45 लाख का। तो बुक्स में से वैल्यू कितने की आउट हो रही? 10 लाख रुपए की। टोटल फायदा कितना हो गया? 35 लाख रुपए का। समझ में आ रहा सबको? किसी को कोई डाउट है इसमें तो अभी के अभी पूछो। किसी को डाउट है? चलो ठीक है, हाँ पूछो। सर फेयर वैल्यू ऑफ लैंड कैसे निकाला? फेयर वैल्यू ऑफ लैंड ऐसे निकाला बेटा, देखो लैंड की बुक वैल्यू है आज के तारीख में 10 लाख रुपए, इतना तो दिए वही है, ठीक है। 10 लाख के बदले सामने वाला आपको 45 लाख रुपए का सामान दे रहा है। देखो पहली बात, जो भी ट्रांजेक्शन होते ना इक्वल हेडिंग के ऊपर होते। जैसे आपने 1 किलो गेहूं खरीदे, समझ में आ रहा? तो कैसा रहता? आप उसको 20 रुपए देते ना, आप उसको ज्यादा देते ना आप उसको कम देते। मतलब 1 किलो गेहूं की वैल्यू कितनी है? 20 रुपए। मतलब क्या इक्वल फुटिंग के ऊपर ट्रांजेक्शन होता है। मेरा कोई और रिश्तेदार है क्या कि मैं 10 लाख के बदले उसको 45 लाख रुपए का सामान दे दूंगा? ऑफ कोर्स नॉट। ट्रांजेक्शन कभी भी इक्वल लेवल पे होता है। जब मैं उसके 10 लाख रुपए के लैंड के बदले 45 लाख रुपए का सामान जब मैं दे रहा हूँ, इसका ही मतलब उसका लैंड का वैल्यू आज के तारीख में 45 लाख है। कोई बेवकूफ है क्या 10 के बदले 45 का माल देने के लिए? नहीं, 45 सामने दे रहा है, इसका मतलब लैंड का आज का मार्केट वैल्यू भी 45 ही होगा। ऐसा तो समझ में आ रहा ना? आप सामने वाले को गेहूं उसने बोला 20 रुपए, तो आप बोलते 20 रुपए ठीक है मैं 20 रुपए दे देता। उसने सपोज आपको 20,000 रुपए बोला 1 किलो गेहूं के लिए, आप देंगे क्या? बोलो आप देंगे क्या 20,000 रुपए 1 किलो गेहूं के? नहीं, जितना है उसकी कीमत उतना ही आदमी देता ना। 10 लाख के बदले आप 45 दे रहे, मतलब अरे 10 लाख उसकी बुक वैल्यू थी, लैंड के वैल्यू में तो हर साल एप्रिसिएशन होता। वो 10 के 45 हो गए, इसके तो सामने 45 का सामान उसको दिया। ओके सर। ठीक है, चलो एनी मोर डिफिकल्टी? चलो आगे बढ़े। इसके बहुत कम क्वेश्चंस है, जितने भी क्वेश्चंस थे 3-4 मैंने आप लोगों के लिए ले ली, ठीक है। मॉड्यूल के अंदर है अपन आज सेम चीजें आपके उसमें भी दिए हुए, नोट्स में भी दिए हुए। सिर्फ कुछ चीजें मुझे लगा कि यार मॉड्यूल से ज्यादा अच्छा समझेंगे, ठीक है। अब अपन ने क्या देखा था कि पीपी जो है इनिशियल ईयर में तो आपने उसको जितने में खरीदा उतने के ऊपर आप उसको लेके चलते। जो सब्सिक्वेंट ईयर्स है उसके अंदर आपके पास में दो तरीके हैं आगे लेके जाने की। कब? सब्सिक्वेंट मतलब सेकेंड ईयर ऑनवर्ड यू कैन टेक योर पीपीई ऑन आइदर द कॉस्ट मॉडल, मतलब जितने में लिया माइनस डेप्रिसिएशन हर साल, या फिर रिवैल्यूएशन मॉडल। समझ में आ रहा क्या है? एक बार रिवैल्यू करा तो पूरे एसेट क्लास को रिवैल्यू करना पड़ेगा, इंटायर क्लास ऑफ पीपी को करना पड़ेगा। क्लास ऑफ पीपी मतलब एक ब्लॉक, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग का एक ब्लॉक हो गया, फर्नीचर का ब्लॉक हो गया, प्लांट एंड मशीनरी का, व्हीकल का, इक्विपमेंट का, फर्नीचर का, लैंड का, ठीक है। तो सेकेंड ईयर से फर्स्ट ईयर पे तो जितना आपने पैसा दिया होगा उसको उतने के ऊपर आप लोग रिकग्नाइज कर लेते। सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के अंदर आप उसको कॉस्ट के ऊपर जितने में लिया था उसको कंटिन्यू करो, जैसा आप लोग अभी करते होंगे कंपनीज अकाउंट के अंदर बाकी भी सब जगह, या फिर उसको रिवैल्यू करो। रिवैल्यू करेंगे तो उसके अंदर क्या आएगा? रिवैल्यूएशन रिजर्व। समझ में आ रहा है ना? रिवैल्यू करना है तो कैसा है?
आपको उसके अंदर रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट करना पड़ता है। रिवैल्यू कब कर सकते हैं? एनुअली, हर साल कर सकते हैं, या फिर आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी होना चाहिए हर 3 साल, हर 5 साल, इस तरीके से कर सकते हैं। रिवैल्यू करते समय आप उसको फेयर वैल्यू के ऊपर लिख के आते हैं। फेयर वैल्यू मतलब मार्केट बेस्ड वैल्यू जो भी है उसको फेयर वैल्यू बोला जाता है। ठीक है, अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन क्या करना है, वो अपना आज का सब्जेक्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहने वाला है। ठीक है, when an item of PPE is revalued, revalued मतलब कर रहे हैं क्या? जैसे मेरे बुक्स के अंदर लैंड एक चल रहा है 100 रुपए का, ठीक है, जैसे अभी वो अपन देखा भी, लेकिन उसकी ये लैंड क्या है, ये मैंने 5 साल पहले लिया था, आज की उसकी वैल्यू 500 रुपए है। समझ में आ रहा है क्या? लैंड में तो डेप्रिसिएशन रहते नहीं, सवाल ही नहीं उठता। तो 100 रुपए को मेरे को 500 के ऊपर लेके आना बुक्स के अंदर, 100 रुपए को 500 रुपए के ऊपर लेके आना बुक्स के अंदर, इसको क्या बोलते हैं? रिवैल्यू करना। 100 रुपए के आज चल रहा था, मेरा कॉस्ट चल रहा था, लेकिन इसकी आज की वैल्यू कितनी होगी? बोले 500, तो 500 के ऊपर मैंने उसको रिवैल्यू करा, फेयर वैल्यू के ऊपर लेके आया। अब इसके अंदर 400 रुपए का मालूम है क्या हो जाता है? क्रिएट मालूम है? रिवैल्यूएशन रिजर्व। रिवैल्यूएशन रिजर्व लायबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व के नीचे दिखता। समझ में आ रहा है क्या? ये फ्री रिजर्व नहीं है, रेवेन्यू रिजर्व नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते और बहुत सारा डिस्कशन है इसके बारे में, अभी धीरे धीरे आगे बढ़ते सर हैं। हाँ बोलो बोलो। हाँ सर, बियरर प्लांट पर रिवैल्यूएशन करते क्या? कौन प्लांट पे? बियरर प्लांट पे। बेरर प्लांट पीपी है क्या श्रीहरि? यस सर। पीपी है ना वो, तो बाकी पीपी को रिवैल्यू कर सकते तो इसको भी कर सकते। समझ में आ रहा है ना? बेरर प्लांट पीपी है ना, एक तरीके से पीपी है ना वो। हाँ, तो देखो अगर बेरर प्लांट को बाकी इसको रिवैल्यू कर सकते तो बेरर प्लांट को भी कर सकते हैं। उसका एक सेपरेट क्लास ऑफ एसेट रहेगा बेरर प्लांट का। आम के झाड़, नींबू के झाड़, गन्ने के झाड़, बेर के झाड़, अंगूर के नहीं, स्ट्रॉबेरी के वगैरह जो भी झाड़ रहते होंगे जिसको हर साल फसल आती होंगी और जो 1 साल से ज्यादा जीता होगा उसको बेरर प्लांट अपन बोलते। वो एक सेपरेट क्लास ऑफ एसेट रखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बाकी डिप्रिसिएशन। हाँ बोलो बोलो। डिप्रिसिएशन मिलता क्या? मेरे को एक बात बता, झाड़ों पे डिप्रिसिएशन जनरली लोग नहीं लेते, लेकिन फिर आप बोलेंगे सर बाकी पीपी पे तो लेते, तो फिर उसके अंदर कैसा करना पड़ता मालूम है क्या? डेप्रिसिएशन लेने के लिए आपको उसकी लाइफ मालूम होना, फिर लाइफ है क्या, आप जितने सालों प्रोडक्शन देगा तो अज्यूम करना पड़ता है उसकी लाइफ कितनी रहने वाली है। जैसे आम की झाड़ की लाइफ में 20 साल समझता, अभी सिर्फ मुझे 20 साल फसल देता, तो 20 साल के अंदर उसका जो कॉस्ट है उसको डेप्रिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, अज्यूम करना पड़ेगी लाइफ कितनी है तो उसकी। ओके चलो ठीक है, बाद में डिस्कस करेंगे बेरर प्लांट वगैरह, अभी वो अपना मैटर ऑफ डिस्कशन नहीं है। चलो अभी अपन लोग कहाँ थे? रिवैल्यू। बोले ठीक है, तो मैंने रिवैल्यूएशन रिजर्व की बात कर रहा था। हाँ, when an item of PP is revalued, the carrying amount of that asset is adjusted to the revalued amount. Very good. The carrying amount of that asset is adjusted to the revalued amount. Carrying amount मतलब क्या? अरे बापा, मेरे बुक्स के अंदर जो आज की उसकी वैल्यू है उसको मैं क्या बोलता? कैरिंग वैल्यू। कॅरिंग अमाउंट ऑफ दॅट एसेट इज ऍडजस्टेड टू द रिव्हॅल्यूड अमाउंट. कॅरिंग अमाउंट म्हणजे बुक मध्ये जेवढी व्हॅल्यू आजच्या तारखेला त्याची दिसत आहे मागच्या बॅलन्स शीट मध्ये. As on the date of the revaluation, the asset is treated in one of the following ways. दो तरीके हैं रिवैल्यूएशन को एडजस्ट करने के लिए. मतलब कैरिंग वैल्यू को मेरे को रिवैल्यूड अमाउंट के ऊपर लाना पड़ेगा. मेरे बुक्स में लैंड चल रहा था 100 रुपए का, मैंने लिया था 5 साल पहले, आज उसकी वैल्यू हो गई हुई है 500 रुपए. 100 रुपए का मेरे बुक्स में दिख रहा था पहले, तो 100 रुपए की उसकी क्या हो गई? कैरिंग वैल्यू. ठीक है, ये कैरिंग वैल्यू को मेरे को 500 रुपए के ऊपर लाना पड़ेगा. इसके दो तरीके हैं 500 रुपए के लिए लाने के लिए. अब ये इतना इजी हो गया, 100 को 500 करना है, 400 का रिवैल्यूएशन, ये बहुत इजी हो गया. क्यों? क्योंकि इसके अंदर डेप्रिसिएशन नहीं था. लैंड में डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता. जो एसेट्स के अंदर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा उसके अंदर सब चीजें बदलाव होती है. देखते कैसा रहेगा. टेक्निक नंबर 1, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट इज एडजस्टेड in a manner that is consistent with the revaluation of the carrying amount of the asset. Gross carrying amount को एडजस्ट कर रहे हैं. Gross carrying amount मतलब क्या? It is before charging depreciation. समझ में आ रहा है कि ग्रॉस कैरिंग अमाउंट इट इज बिफोर डेप्रिसिएशन. एक एसेट था 1500 का, ठीक है, उसमें आज तक के हमने 500 रुपए का उसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है. क्या है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मतलब आज तक के डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया 500 रुपए का. उसकी अभी वैल्यू कितनी बच गई मालूम है? 1000 रुपए. बताओ इसमें ग्रॉस कैरिंग अमाउंट कितनी है? 1000 है कि 1500 है? बताओ ग्रॉस कैरिंग अमाउंट कितनी है इसके अंदर? 1000 है कि 1500 है? कौन बोलेगा?
बोलो तो। 1500 यस ऑफ कोर्स 1500 1500 रुपए उसकी ग्रॉस कैरिंग वैल्यू रहेगी। ग्रॉस कैरिंग वैल्यू मतलब बिफोर डेप्रिसिएशन, आफ्टर डेप्रिसिएशन को ग्रॉस कैरिंग वैल्यू थोड़ी बोलेंगे, वो तो नेट हो जाएगा। ठीक है, तो अपने को यहाँ पे 1500 को एडजस्ट करना है। ठीक है, केस स्टडी नंबर 1, gross carrying amount may be stated by reference to the observable marketable data, may be stated proportionately to the changes in the carrying amount। देखो पहली बात कैसा होगा, यहाँ पे दो तरीके से रिवैल्यूएशन होता है। एक तो 1000 रुपए को रिवैल्यू करो, दूसरा तो 1500 रुपए को रिवैल्यू करो। ये है टेक्निक नंबर 2, ये है टेक्निक नंबर 1। समझा क्या रे बाबा? दो तरीका है रिवैल्यू करने का, एक तो ग्रॉस कैरिंग अमाउंट को रिवैल्यू करो, एक तो नेट कैरिंग अमाउंट को रिवैल्यू करो। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट को रिवैल्यू करो या फिर नेट कैरिंग अमाउंट, ग्रॉस कैरिंग वैल्यू को नेट कैरिंग वैल्यू। टेक्निक नंबर 1, ग्रॉस को रिवैल्यू करो। ऑफ कोर्स इफेक्ट तो आपको अल्टीमेटली नेट पे दिखना ही चाहिए। ग्रॉस से भी करा तो भी नेट पे इफेक्ट दिखना मांगता, नेट पे भी करा तो भी नेट पे इफेक्ट दिखना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली बैलेंस शीट में तो 1000 दिखेंगे, उसको रिवैल्यू करेंगे तो 1000 का 1500 होगा, तो वैसा देखना पड़ेगा। पहले देखते ऊपर से नीचे, फिर बाद में नीचे का नीचे सेटलमेंट। ग्रॉस को रिवैल्यू कर रहे होंगे तो एग्जांपल नंबर 1, टेक्निक नंबर 1, जहां पे ग्रॉस कैरिंग वैल्यू को आप लोग रिवैल्यू कर रहे हैं। एग्जांपल करके दिया हुआ है, अपने को नेट पे से करना पड़ता, मतलब नेट वैल्यू को ही रिवैल्यू करते, ग्रॉस से कोई नहीं करता। ठीक है, अपन लोग देखते एग्जांपल बुक में दिया है इसके। PP is revalued to 1500 consisting of 2500 gross cost and 1000 depreciation based on the observable market data। ठीक है, क्या हो गया कि हमने ग्रॉस को 2500 के ऊपर करा, ठीक है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को 1000 रखा और रिवैल्यूएशन करा 1500। तो पहली बात, अभी क्या चल रहा था ये देखो, अभी का ये है सिचुएशन बिफोर एनी टाइप ऑफ रिवैल्यूएशन। अभी का सिचुएशन दिया हुआ है बिफोर एनी टाइप ऑफ रिवैल्यूएशन 1000 और 400। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं इसके अंदर आप ये कर रहे हैं कि 600 को जो कैरिंग वैल्यू था उसको आपको 1500 लाना है, रिवैल्यूड टू 1500, रिवैल्यूड टू 1500 मतलब 600 का वैल्यू आपको कितना हो गया 1500। कितने का गेन हुआ आपका 900 का। समझ में आ रहा क्या? अब आप लोग क्या कर रहे हैं मालूम है क्या, इसके अंदर कितने का गेन हो गया 900 का। अब ये 900 का गेन यहाँ पे रख दिया। अब कैसा करना, एक परसेंटेज निकालते हैं यहाँ पर। कैसा है वो परसेंटेज देखो। अब ये जो 900 का जो गेन है, आई एम रिपीटिंग, ये जो 900 का जो गेन है, 900 का जो गेन दिख रहा है उसको आपको प्रोपोर्शनेटली एलोकेट करना पड़ता है। ये जो 900 का जो गेन है इसको प्रोपोर्शनेटली एलोकेट करने का। कैसा, किस प्रोपोर्शन में? 900 मल्टीप्लाइड बाय 400 डिवाइडेड बाय 600, इस रेशियो करो सब। 900 डिवाइडेड बाय 600 मल्टीप्लाइड बाय 400। समझ में आ रहा क्या? ये कितना हो जाएगा 2:3। समझ में आ रहा? तो ये आ जाता 600। समझ में आ रहा? फिर दूसरा रेशियो कैसे निकलता है, ग्रॉस वैल्यू कैसे आने वाली है आपकी? ये तो हो गया एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को आपने रिवैल्यू कर डाला। समझ में आ रहा? 900 मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय आप लोगों का 600। ठीक है, तो फिर आपको मिल जाती 1500 की वैल्यू। समझ में आ रहा कि ये हो गया 1500, ये हो गया 600। इतना आपने इसके अंदर ऐड किया, इतना आपने इसके अंदर ऐड किया, तो ये हो गया 2500 और ये हो गया 1000। 2500 में से 1000 गया, नेट आपकी वैल्यू 1500 पे रिवैल्यू हुई। 600 को आपने 1500 पे रिवैल्यू कर दिया हुआ है। समझ में आ रहा है कि 600 को आपने 1500 पे रिवैल्यू कर दिया। कैलकुलेटर लो, ये दोनों परसेंटेज कैलकुलेट करो। ये 66.66 आता, ये 166.66 परसेंटेज आता, और फिर ये दोनों वैल्यू आती है। अल्टीमेटली करना क्या है, 600 को 1500 के ऊपर लाने का है। मतलब क्या हो गया, रिवैल्यूएशन रिजर्व आपका यहाँ पे कितने का आएगा 900 का। रिवैल्यूएशन रिजर्व कितने का आएगा आप लोगों का 900 का। ठीक है, अब ये रिवैल्यूएशन रिजर्व 900 का आने के लिए कैसे तरीके से एडजस्टमेंट किया वो उन्होंने करेगा बताया हुआ है कि आपको ग्रॉस के अंदर 2500 ऐड करना पड़ेगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में 600 ऐड करना पड़ेगा, जब जाके 1500 आएगा। अल्टीमेटली मेरे को रिजल्ट क्या चाहिए 1500। खुद सॉल्व करो और फिर मीटिंग को रीजन
रिज्वाइन करो मीटिंग।